वेलकम टू डीके वीडियोस। आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मैन एज ए फार्मर एंड ए हर्डर का अध्ययन करेंगे। पहले अपन ने हिस्ट्री के दो चैप्टर कर लिए थे, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द हिस्ट्री एंड द अर्लीस्ट सोसाइटी। उसमें अपन ने पढ़ा था कि इतिहास क्या है, इतिहास की खोज कैसे करते हैं, इतिहास कैसे लिखते हैं, और उसके अलावा अपन ने कि पहले का जो आदि मानव था कैसे रहता था, वो भोजन की खोज में क्या करता था और कैसे उसके औजार थे। तो ये सब अपन ने पहले पढ़ चुके। अब आज अपन पढ़ेंगे उसके आगे की कहानी कि आदि मानव का आगे का सफर कैसा रहा। तो देखिए अपने चैप्टर में, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एक्सटेंडली रफली बिटवीन 2 लाख BC टू 10,000 BC मैन लेड ए नॉमैडिक लाइफ, यानी कि लगभग 10,000 साल पहले BC यानी ईसा पूर्व से 10,000 साल पहले से लेकर 2 लाख साल पहले के बीच में, यानी कि जो मनुष्य का जीवन था वो कैसा था, एक घुमक्कड़ जीवन था, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। ही वॉज देन ए फूड गैदर एंड ए हंटर। तो उस समय वो केवल या तो शिकारी की तरह कार्य करता था, शिकार करने का, या फिर भोजन ढूंढने में लगा रहता था। बट आफ्टर द लैप्स ऑफ ए लॉन्ग पीरियड इन अबाउट 10,000 BC he began to product his own food and led a settled life। लेकिन 10,000 ईसा से 10,000 साल पहले से उसने यानी कि कुछ उत्पादन करना शुरू कर दिया, कुछ उत्पादनों को बनाना शुरू कर दिया, कुछ भोजन वो बनाना सीख गया कि कैसे यानी कि उपज करते, जो खेतों में फसल वगैरह उगाना। ही बिगेन टू डोमेस्टिकेट एंड हियर दोज एनिमल विच ही फॉर्मली यूज्ड टू हंट एंड किल। अब उसके जीवन में ये चेंज आया कि जिन जानवरों को पहले वो मारता था या शिकार करता था, अब उनको कुछ जानवरों को वो पालने भी लग गया। दिस न्यू स्टेजेस इन हिज लाइफ इज नाउन एज द न्यू स्टोन एज। ये जो उसकी नई स्टेज आई यानी कि नया जीवन की जो शुरुआत हुई, उसका क्या नाम रखा गया, न्यू स्टोन एज, यानी कि नव पाषाण युग। ये यानी कि मानव की, आदि मानव की कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। एविडेंस ऑफ द न्यू स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट सेवरल प्लेसेस इन साउथ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। अब यानी कि जो न्यू स्टोन एज है वो हमारे देश में यानी कि कहाँ कहाँ मिलती है, एक तो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, और उत्तर प्रदेश में इसके मुख्य जगह थी, जहाँ पर कि यानी कि उस समय का हमारे को इतिहास पढ़ने को मिलता है, यानी कि जो पुरानी चीज़ें उनके आधार पर हम उनका इतिहास लिखते हैं। अब देखिए आगे इसमें सबसे पहले जो हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द नेलोथिक एज व्हेन मैन बिकम ए फार्मर एंड ए हर्डर हैव बीन फाउंड इन ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अलग अलग जगहों से उस समय के जीवन के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो उस समय खेती करता था और जानवरों को पालना शुरू करता था, स्पेशली इन द नॉर्थन वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि इन जगहों पर हमारे को इसकी विशेष जानकारी मिलती है। नाउ मैन हैड बिगन टू लिव इन विलेजेस, सो द आर्कियोलॉजी have found many remains of those villages in a northwestern and northeastern part of the country, along with specimen of houses, tools, poetry, etc. पोट्री वगैरह से इनसे यानी कि जो उनके पुराने मकान, औजार, घड़े, ये हमारे को बहुत बड़ी तादाद में नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से मिले, जिससे कि यानी कि वहाँ गाँवों की सभ्यता के बारे में पता चला। तो ये सब जानकारी से हम बता सकते हैं कि उस समय का मानव क्या करता था, कैसे रहता था। अब अपन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स कनेक्टेड विद द नेलोथिक एज आर द फॉलोइंग, यानी कि कुछ जो महत्वपूर्ण साइट जहाँ से हमें उस समय की जानकारी मिलती है
वो आपको बता रहे। तो इसमें जो मुख्य है वो 7 है। फर्स्ट है इसमें मेहरगढ़, ये है बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो अभी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है, वहाँ पर मेहरगढ़ नाम की जगह पर हमारे को बहुत सी चीज़ें मिली जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का इंसान खेती करना सीख गया था और जानवरों को पाल के रहता था। इसके अलावा सेकंड बुर्ज खलीफा, ये भी यानी कि श्रीनगर, जो कश्मीर में श्रीनगर है वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। थर्ड है इसमें चिरण, ये 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना ऑन द नॉर्थन साइड ऑफ द गंगा। फोर्थ सतलुज, ये है आसाम की पहाड़ियों के पास। फिफ्थ कोचाई, ये अभी जो उड़ीसा है वहाँ पर। 6 नंबर में बहुत सी छोटी छोटी साइटें हमारे को मिली थी, उसमें मास्की, ब्रह्मगिरी, हेल्लोर, कोडेकल, टी नरसीपुर एंड तक्कालोकोडा, ऑल इन कर्नाटका। ये छोटी छोटी साइटें थी जो वहाँ पर भी हमारे को बहुत सी चीज़ें मिली जिनसे उस समय के जीवन के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। और 7वां जो था नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से भी हमें वहाँ की जानकारी मिली है। तो ये जो पुराने अवशेष हमें उस समय के मिले हैं उनके अनुमान से हम उस समय के मानव का जीवन कैसा था, क्या करता था, उसका अनुमान लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि नीलोथिक और द न्यू स्टोन एज क्या थी। तो ये इसका समय हम मानते यानी कि ईसा से 10,000 साल पहले से लेकर 4,000 साल के बीच का समय, यानी कि 10,000 BC टू 4,000 BC। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं वो क्या थी कि द ओल्ड स्टोन एज लास्टेड टिल अबाउट 10,000 BC। द डिस्कवर ऑफ एग्रीकल्चर मार्क द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज। यानी कि जो ओल्ड स्टोन एज का समय था वो था ईसा से 10,000 पहले के ज़्यादा का समय, और जो ही यानी कि मनुष्य खेती करना शुरू करा था उस समय ओल्ड स्टोन एज का एंड हो गया और न्यू स्टोन एज का शुरुआत हो गई, जो आज अपन पढ़ रहे हैं। नीलोथिक भी बोलते हैं अपन उसको। द चेंज फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज टू न्यू स्टोन एज वॉज gradual. It was marked by several characters which are the followers. यानी कि जो नए स्टोन एज की शुरुआत हुई, नव पाषाण युग की जो शुरुआत हुई, उसमें बहुत से चेंज आए और मानव का जीवन बहुत एक बड़े स्तर पर बदला। तो वो क्या बदलाव हुआ वो अपन आगे देखते हैं। पहला है इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। With the passage of time, man learned about the domestication of a plants and animal which were quite useful to him. यानी कि धीरे धीरे समय बीतता गया और जो आदि मानव था वो सीखता गया कि पौधों को कैसे उगाते हैं और जानवरों को, यानी कि जानवरों का क्या यूज वो कर सकता है। तो ये उसने धीरे धीरे अनुभव से सीख लिया। This process began roughly 12,000 years ago और about 10,000 BC। तो यानी कि ये इसके बीच का समय था 10,000 BC से 12,000 years ago के बीच का समय। He grew those plants which were not prone to disease, had strong stalks capable of bearing the weight of the ripe fruits and a grain and a could प्रोवाइड हिम ए ग्रेन फॉर फूड। यानी कि अब कैसे वो सीखा प्लांट्स वगैरह के लिए। तो बहुत सी बार क्या होता है, जैसे कि कोई फ्रूट सड़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है या उसके बीज गिर जाते हैं। अब वो बीज धीरे धीरे पौधे के रूप में बड़े हुए और फिर पेड़ बने। तो इस तरह से उसने सीखा कि यानी कि बीजों के द्वारा वो फसल उगा सकता है।
he comes that there were some plants and even animals which were built in a natural and could serve no useful purpose for him. अब उसने ये भी पाया कि यानी कि सभी प्लांट्स उसके लिए यूजफुल नहीं है या सभी जानवर उसके लिए लाभदायक नहीं है। तो उसने यानी कि जो उसके लिए लाभदायक था उन पौधों को उगाना शुरू करा, जो उसके लिए लाभदायक जानवर थे उनको पालना शुरू करा। आगे अपन देखते हैं एम्प्लीकेशन ऑफ ए फार्मिंग। द मैन ऑफ द न्यू स्टोन हैज डिस्कवर फार्मिंग विच चेंजेस हिज लाइफ। यानी कि नए पाषाण युग में जो खेती की शुरुआत हुई तो उससे उसका जीवन बहुत बदल गया। मैन नाउ बिकम ए फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ ए फूड गैदर एंड दोज बिगन टू लीड ए सेटल्ड लाइफ। यानी कि पहले वो भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता था, एक तरह से घुमक्कड़ व्यक्ति था। तो अब उसकी जगह वो एक ही जगह पर रहने लग गया, तो यानी कि उसका ठहराव हो गया। He now grew corn, vegetables and fruits near his hut and harvested them. अपने झोंपड़ी के पास में वो सब्जियां, बीज और फल वगैरह उगाने लग गया। धीरे धीरे उसके यानी कि जो औजार थे उनमें भी सुधार हुआ, यानी खेती करने के जो काम में आने वाले औजारों को भी उसने सुधारना शुरू कर दिया। Because of a farming, he also began to domesticate animals which gave him milk and meat. अब उसने यानी कि खेती के साथ साथ जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया, जो कि उसको यानी कि दूध भी दे सके और जिनको वो यानी कि खा भी सके, यानी कि उनका मीट भी खा सके। Not only this, he began to make cloth out of a cotton and jute that is cultivated. यानी कि केवल उसने यहीं तक ही शुरुआत नहीं करी, अब उसने कपड़ा बनाना भी सीख लिया, यानी कि कॉटन से और जूट से वो कैसे कपड़ा बना सकता है ये भी उसने सीख लिया। तो इस तरह से यानी कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब आगे अपन देखते हैं कि एम्प्लीकेशन ऑफ ए हर्डिंग। विद द बिगिनिंग ऑफ ए सेटल्ड लाइफ, मैन कम टू नो दैट ए सर्टेन एनिमल कुड बी इजीली टेमेड। ही टेमेड डॉग, sheep, goat, cow, horses and camel। यानी कि उसने धीरे धीरे ये जान लिया कि कुछ जानवरों को वो आसानी से पालतू बनाया जा सकता है, यानी कि अपने घर पर पाल के रख सकता है, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, घोड़े और ऊंट वगैरह। डोमेस्टिकेशन एंड ए हर्डिंग ऑफ ए एनिमल हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ हिज लाइफ। तो ये हमारे को मालूम ही है कि यानी कि जानवरों को पालना शुरू करने से उसका जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो द टेमिंग और ए डोमेस्टिकेशन ऑफ ए एनिमल सोल इज ए फूड प्रॉब्लम टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ही कुड नाउ गेट फ्रेश मिल्क एंड एडिशनल टू गेटिंग मीट फ्रॉम देम। यानी कि जानवरों को पालना शुरू करने से उसको क्या फायदा हुआ कि एक तो वो भोजन की खोज में जो इधर उधर घूमता था वो उसका खत्म हो गया, अब उसको ताजा दूध मिलता पीने के लिए, साथ में कुछ जानवरों का मांस भी मिलता। He could now use some animal like horses, bulls and camels for riding and plugging the field। अब उसने जैसे कि घोड़ा, बैल और जो ऊंट है उनको अपने सवारी के काम में लेना शुरू कर दिया, यानी कि उन पर बैठकर वो जाने लग गया, उन पर सामान ले जाने लग गया और साथ में खेतों में हल भी जोतने लग गया। यानी कि खेतों में फसल उगाने के लिए हल चलाना पड़ता है ना, तो उसमें उनको जोतने लग गया, तो ऐसा उसको फायदा मिलने लग गया। दिस एनिमल आल्सो हेल्प हिम इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लॉथिंग। ही कुड गेट वूल एंड स्किन फॉर कवरिंग हिमसेल्फ इन द विंटर सीजन। एक और उसको फायदा हुआ कि अब सर्दियों के मौसम में जो ऊन यानी कि जो भेड़ है इनसे उसको ऊन मिलने लग गई और ऊन से वो कपड़ा बनाने लग गया उनका, और जिससे कि उसकी सर्दी के मौसम में समस्या सोल्व हो गई। यानी कि पहले सर्दी में उसको ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए कुछ नहीं होता था, तो अब वो ऊनी वस्त्र पहनने लग गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा उसको मिला।
Fat of this animal was of a great use for man. He used at his manor in his field. The cow dung greatly increased in a fertile of the soil. और एक और फायदा उसको हुआ कि जो गाय वगैरह का जो गोबर होता है जानवरों का, वो उसको वो खेतों में डालने लग गया। तो खेतों में डालने से क्या होता है कि जो धरती है मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। उपजाऊ बनने से उसको और भी अच्छी फसल मिलने लग गई। तो ये एक और फायदा मिल गया उसको। तो इस तरह से उसको जो जानवर पालने से बहुत सारे फायदे मिले। अब आगे अपन पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ द व्हील, यानी कि पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार बच्चों एक बहुत बड़ी खोज थी जिससे उसका जीवन बहुत बदल गया। तो देखते हैं उसने क्या किया। The discovery of the wheel was an important achievement of the man in the Neolithic period. यानी कि नवपाषाण युग में ये एक महत्वपूर्ण खोज थी। कौन सी? पहिए का आविष्कार। Big round trunk of trees began to be used for moving heavy loads. The wheel was used in a horse carts and bullock carts, which made transport quite easy and quick. The wheel was also used for spinning, weaving, and in the potter's wheel. The invention of the wheel was thus a major achievement of man in his march towards civilization. यानी कि ये जो लकड़ी होते, पेड़ होते, उसके मोटे मोटे गोलाकार आकार में काट के और फिर उनसे पहिए बनाया। पहिए बनाने के बाद में उसने जो या तो बैलों के साथ उसको जोड़ दिया, यानी कि बैलगाड़ी बनाई, या फिर घोड़ा गाड़ी बनाई, यानी कि यानी जो या तो बैल से उसने उस गाड़ी को चलाया या घोड़े से चलाया। तो इससे उसका जो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जो भारी सामान है उसको ले जाना, ये आसान हो गया। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था उस जमाने का। इसके अलावा वो पहिए का उपयोग यानी कि घड़े बनाने में भी करता था। आपने देखा होगा जो मिट्टी के घड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनको कुम्हार पहिए के द्वारा ही बनाता है। एक पहिया होता है, उसके ऊपर एक लोहे की बनी हुई रहती है या लकड़ी की, उसके चारों ओर घुमाने से मटके की साइज बनती है। तो इस तरह से ये उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब आगे अपन पढ़ते हैं इन्वेंशन ऑफ पोटरी, यानी कि घड़े का मटकी बनाने का कैसे हुआ शुरुआत। द इन्वेंशन ऑफ द पोटर्स व्हील facilitates the making of a earthenware. Now man began to design different types of pots for his daily use. It made his life easier in many ways. He could now store food grains which were in a surplus. He also stored water. He now cooked food in a vessel. देखिए इसमें भी जैसे पहिए का आविष्कार हुआ उसके जस्ट बाद में घड़े बनाना उसने शुरू कर दिया था। तो इससे उसको बहुत से फायदे हुए। एक तो क्या होता है कि यानी कि उसमें कोई जैसे भोजन की सामग्री होती है, अनाज वगैरह होता है, उनको वो इकट्ठा रखने लग गया, यानी कि उसमें वो सेफ रख सकता था जिससे वो खराब ना हो। दूसरा, उसको पानी स्टोर करने में सहूलियत हो गई, यानी कि पानी डाल के उसमें वो रख सकता था। पहले तो जब पानी की प्यास लगती नदी के पास में जाता और पानी पी के वापस आना पड़ता, लेकिन अब घड़ा होने से वो पानी को रख सकता था और जब प्यास लगे पी सकता था। तो इस तरह से उसको फायदा मिला। इसके अलावा यानी कि भोजन पकाने के भी वो काम में इन्हीं मिट्टी के जो बने हुए घड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको काम में लेता था। उससे वो भोजन डाल के आग के ऊपर पकाता था। तो इस तरह से यानी कि जो घड़ा या पोटरी के आविष्कार ने उसके जीवन को एक आरामदायक बना दिया। आगे अपन पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ यूजिंग टूल्स एंड वेपन्स। द नेलोथिक मैन ग्रेटली इम्प्रूव हिज टूल्स एंड वेपन्स। हिज टूल्स एंड वेपन्स वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन, बट नाउ दे वर फार बेटर एंड शार्पर. He also polished them so that they could last longer. यानी कि जो पूर्व पाषाण युग में भी औजार बने थे, लेकिन उनसे अब वो तीखे बनाने लग गए, यानी कि ज़्यादा
हस्ती के औजार बनने लग गए। इसके अलावा वो उसमें चमक करता, यानी कि उनको चमकाता, जिससे कि वो सुंदर भी दिखाई देते और शार्पर भी हो गए और बहुत दिनों तक भी वो चल सकते थे। बिसाइड हंटिंग ही यूज देम टूल्स फॉर अदर पर्पस एज वेल, यानी कि केवल वो शिकार करने के लिए इनका यूज नहीं करता, उसके अलावा भी अन्य कामों में उसका यूज करता। वाइल मैन इन द पैलोथिक एज ओल्ड स्टोन एज यूज हैंड एक्सेस, चॉपर एंड प्लैक इम्प्लीमेंट ऑन हिज tools. He developed and used axes, sickles and bows and arrow in the Neolithic period. Stone axes with a wooden handle were undoubtedly and a remarkable example of a workmanship which not only led to the growth of a carpentry but also helped men to clear the land for agriculture. Sickle also helped him to cutting and gathering crop. यानी कि उसको जो ये नए नए औजार बनाए या हथियार बनाए, उससे उसको बहुत फायदा मिला। यानी कि खेती में जैसे कि जो फसल को जमीन से निकालना, जड़ें निकालना, उनकी फसलों को काटने के काम में लेना, यानी कि जब फसल पक जाती है तो उनको कटाई के काम में लेना, ये सब उसने शुरू कर दिया था। तो यानी कि ये उसको खेती में भी मदद करने लगे थे। कौन से? जो औजार उसने बनाए थे। अब यानी कि मुख्य रूप से उसने दो टाइप के टूल्स बनाए थे, कोर टूल्स एंड फ्लैट टूल्स। कोर टूल्स वेर यूज्ड फॉर मेकिंग अदर टूल्स एंड फ्लैट टूल्स वेर मेड फ्रॉम स्मॉलर पीसेस ऑफ स्टोन। यानी कि एक तो जो टूल्स होते हैं वो केवल दूसरे टूल्स के द्वारा बनाए गए या उनको बनाने के काम में लेते थे। एक टूल्स जो कि यानी छोटे छोटे पत्थरों से बनते थे। एक और विशेष बात कि उस समय उसने टूल्स बनाए, उसमें उसने जो लकड़ी भी यूज करने लग गए, यानी कि टूल्स के साथ में, यानी कि पकड़ने के लिए हत्था लकड़ी का, जैसे कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी टाइप का बनाना, और जो खोदते हैं पावड़ा टाइप का, तो ये सब उसने स्टोन के बनाए, लेकिन उसने लकड़ी का यूज करा जिससे कि उसको पकड़ना आसान हो गया। अब आगे अपन पढ़ते हैं बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ, पीट हाउसेस। नाउ मैन डिड नॉट लिव इन केव्स, ही बिगेन टू लीड ए सेटल लाइफ। द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर coupled with the domestication of animals help him a lot of this direction। यानी कि अब जो आदिमानव था वो गुफाओं को छोड़ चुका था, यानी गुफाओं में नहीं रहता, अब वो अपना खुद का घर बना के रहने लग गया। खेती के आविष्कार के द्वारा और जानवरों को पालने से अब उसका जो जीवन है उसमें बहुत बदलाव आ गया और वो झोंपड़ी बना के रहने लग गया। Archaeologists with great effort have been successful in taking out huts and even houses at certain places. In certain hilly areas such as Burzahom in Kashmir, people built peat houses dug into the earth to cope with the cold climate. In a normal climate, they could look outside the hut, but in a cold weather, they could even cool with the huts, especially in the peat houses। यानी कि जो पुरातत्व वैज्ञानिक है उनको जो उनके मकान मिले तो उनसे मालूम पड़ा कि यानी कि जैसे कश्मीर वगैरह जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर वो जो अपने मकान बनाता था, यानी कि जमीन के नीचे खोद के, और वहाँ पर वो अपना मकान बनाता था जिससे कि यानी कि उसका जो घर है वो गर्म रहे, और बाकी एरिया में वो बाहर ही बनाता था, झोंपड़ी बना के रहता था। He was no more a wanderer in a search of food. His life becomes settled, and the hunting men of the old stone age become a separate who tame a few of the wild animals। यानी कि अब वो घुमक्कड़ व्यक्ति नहीं रहा जो कि भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता था।
अब वो एक जगह स्थायी रहने लग गया, एक ही जगह पर रहने लग गया, जानवरों को पालने लग गया और खेती करने लग गया। He had domestication such cattle as a cow, sheep and goat, यानी कि जैसे गाय, भेड़ और बकरी आदि वो पालने लग गया। He used the horse for riding and carrying the load, घोड़े को उसने सवारी के काम में लिया और सामान ले जाने के काम में लिया। The dog became his faithful friend and guarded his herd of cattle and his herd, और कुत्ते को उसने पाला तो वो उसका एक वफादार दोस्त बन गया और उसके यानी कि झोंपड़ी की, उसके जानवरों की वो सुरक्षा करता। तो इस तरह से उसको फायदा हुआ जानवरों को पालने से। नाउ दिस वाज सम काइंड्स ऑफ ए डिवीजन ऑफ लेबर। सम पीपल tilled the land, other made tools, still other made pots and such other things were required by the people। यानी कि अब जो लोग थे उनके काम भी बंट गए, यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करने लग गए। जैसे कुछ लोगों का काम होता कि यानी कि खेती के लिए जमीन को खुदाई करना, कुछ लोगों का काम होता औजार बनाना, कुछ लोग मटके घड़े बनाने का काम करते थे और कुछ जानवरों को पालने का। तो इस तरह से यानी कि काम का जो डिवाइडेशन वो भी हो गया। अब अपन कुछ अंतर देखते हैं जो कि यानी कि पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग में मुख्य रूप से हुआ। तो क्या क्या चेंज हुआ, तो अपन देखते हैं द पैलोथिक पीरियड और द नेलोथिक पीरियड में क्या चेंज हुआ। सबसे पहले अपन देखते हैं कि समय, एज। जो पैलोथिक पीरियड था उसकी एज है 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो के बीच, और नेलोथिक पीरियड अपन मानते 6,000 बीसी पूर्व से 12,000 बीसी पूर्व। फूड में विशेष अंतर ये था कि पहले जो मनुष्य फूड के लिए इधर उधर ढूंढता रहता, उसको यानी कि खोज में घूमता रहता या शिकार करके खाता था। अब वो यानी कि खुद भोजन बनाने लग गया, उपजाने लग गया और जानवरों को भी पालने लग गया, जिससे उसकी भोजन की समस्या खत्म हो गई। एनिमल्स में ये अंतर आया कि पहले वो उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं था, केवल वो शिकार करना जानता था, लेकिन अब उसने जानवरों को पालने लग गया और उनसे खेती में, सवारी में और सामान ढोने में मदद लेने लग गया। रहने के लिए पहले वो गुफाओं का उपयोग करता था और अब वो खुद झोंपड़ी बना के रहने लग गया। क्लोथिंग में ये चेंज आया कि पहले वो अपने जो शरीर को केवल पत्तियों से या जानवरों की छालों से ढकता था, अब वो खुद जूट और कॉटन और वूल से कपड़े बनाने लग गया। तो ये उसमें चेंज हुआ। इसके अलावा टूल्स में भी चेंज हुआ। टूल्स पहले जो थोड़े भद्दे थे, तीखे नहीं थे, वो अब सुंदर, तीखे और टिकाऊ होने लग गए। इसके अलावा उसने उस समय आग का आविष्कार करा था और अब उसने पहिए का आविष्कार करा, खेती करने का आविष्कार करा। तो ये भी चेंज हुआ उसमें। और पहले का जीवन जो था वो एक तरह से घुमक्कड़ था और अब उसकी लाइफ एक जगह सेटल हो गई, यानी कि एक ही जगह पर रहकर वो अपना जीवन यापन करने लग गया। तो ये मुख्य रूप से जब पैलोथिक पीरियड और नेलोथिक पीरियड में डिफरेंस था। आगे अपन पढ़ते हैं द अर्ली विलेजेस, यानी कि पहले के गांव कैसे थे। फ्रॉम सेटल लाइफ those early villages where many families choose to live together for mutual cooperation and better protection. In village they lived in a families and cultivation land. They learned how to grow rice and barley, vegetables and fruits and cotton. They settle in a group beside a river or a lake. Many such settlements have been discovered in various parts of India, especially in the Malabar region. तो यानी कि पहले के गांवों में क्या लोग मिलजुल के, यानी कि जैसे 2, 4 या 10 लोग मिलके एक जगह रहने लग गए। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता गया और इस तरह से वो गांव का रूप ले लिए।
तो अब गांव में वो उन्होंने धीरे धीरे जो उपज होती है, फसलें होती है, चावल, सब्जियां या जो फल, कॉटन, ये धीरे धीरे उगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यानी कि वो वहीं पर सेटल हो गए। तो वो ऐसी जगह देखते थे जो नदी के पास में हो, जिससे कि उनको पानी की सुविधा भी मिलती रहे। आगे अपन देखते हैं ट्राइबल्स, देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। द अर्ली विलेजेस वेर वेरी स्मॉल एंड यूजली 2 to 3 जनरेशन लिव टुगेदर इन दीज विलेजेस। यानी कि जो पहले के गांवों में लोग रहते थे एक साथ, वो लगभग 2 या 3 पीढ़ियों तक एक साथ रहते थे। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ए ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फॉर्मेड ए ट्राइब। यानी ज़्यादातर गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे के संबंधी ही थे, यानी कि सगे संबंधी ही थे। तो वो सब एक ट्राइबल कहलाते थे, कि कबीला कहलाते थे। दिस मेंबर ऑफ द ट्राइब फॉलोइंग different occupations such as food gathering, farming, herding, hunting and fishing। तो यहाँ जो गांव में रहने वाले लोग थे, कबीले के लोग, वो अलग अलग काम करते थे। कोई भोजन खोदने का काम करता था, उगाने का काम करता था, फसल उगाने का काम करता, जानवरों को पालने का काम करता, शिकार का काम करने वाले रहते थे, मछलियाँ पकड़ने वाले लोग रहते थे। इस तरह से अलग अलग काम धंधे वाले लोग रहते थे। Women often did the farming, including preparation of the ground, sowing seeds, growing plants and reaping the grain। यानी कि जो औरतें थी वो भी पुरुषों को खेती करने में मदद करती थी। Men usually led large herd and cattle in a search of pastures। There were certain jobs like making pots and tools, herds। यानी कि बहुत से नए जॉब भी बन गए थे, जैसे पॉट्स बनाने का, टूल्स बनाने वालों का, झोंपड़ी बनाने वालों का। तो इस तरह से उसमें जो औरत और जो आदमी थे, दोनों मिलजुल के ये कार्य करते थे एक दूसरे की मदद से। चिल्ड्रन आल्सो हेल्प देयर फैमिलीज बाय लुकिंग आफ्टर प्लांट्स एंड ड्राइविंग आउट द एनिमल्स दैट माइट ईट और डिस्ट्रॉय द ग्रोइंग प्लांट्स। यानी कि बच्चे भी अपने माता पिता की मदद करते थे, किसमें? खेती की देखभाल करने में, और इसके अलावा जानवरों को पालने में। All members of the families, men, women and children took part of the festival like singing and dancing। और यानी कि कोई त्योहार के समय पूरा परिवार मिलके, यानी कि बच्चे, माता पिता, आदमी, औरत मिलके गाते और नाचते। तो इस तरह से उनका जीवन उस समय का था। अब डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स बनाना उन्होंने सीखा था, वो कैसे सीखा? द मार्च फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज टू द न्यू स्टोन एज एज वेल कॉल इज was a purpose of a gradual evolution, that is an improvement of the technique of living with such discoveries as that of fire and a cultivation of crops। यानी कि आग और फसलों को उपजाने का, ये दो महत्वपूर्ण खोजें होने के बाद में, यानी कि मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव आया और नए पाषाण युग में मनुष्य और ज़्यादा तरक्की करने लग गया। बट वन मेजर डिस्कवरी दैट थ्रू ए विटल लीप इन द डायरेक्शन ऑफ ए मॉडर्न सिविलाइजेशन वाज द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ मेटल्स। यानी कि जो नव पाषाण युग में एक बहुत ही बड़ा आविष्कार हुआ या खोज हुई, वो थी कि मेटल्स यानी धातु की प्राप्ति करना या धातु बनाना, जिसने कि उनको वर्तमान सभ्यता के करीब लाया। इन इंडिया द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय आवर एंसेस्टर्स वाज कॉपर, फॉलोइंग बाय जिंक एंड टिन। तो जो भारत में आदि मानव ने सबसे पहले मेटल बनाया, उसका क्या नाम था? कॉपर। कॉपर किससे बनता था? जिंक और टिन को मिलाने से। ब्रॉन्ज एंड एलोई ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग कॉपर विथ टिन वाज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, वेपन्स एंड यूटेंसिल्स। यानी कि ब्रॉन्ज ये मिक्स करके एलोई कॉपर बनाते थे, कॉपर और टिन इनको मिला के, और ब्रॉन्ज के भी औजार बनने लग गए।
और उनसे औजार के अलावा जो घर में रसोई में काम आने वाले बर्तन वगैरह वो भी बनने लग गए। तो ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था, यानी कि बहुत बड़ी खोज थी जो उन्होंने सीखी। इससे उनका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। द मेटल एज इन इंडिया is well marketed by the use of copper and a sub quantity of bronze. Axes and nails made of copper and bronze have been found in many places in South India. यानी अपने साउथ इंडिया में बहुत सी जगह से यानी कि कॉपर से और ब्रॉन्ज के बने हुए जो औजार वगैरह मिले हैं, चाकू आदि। कॉपर और ब्रॉन्ज मिलने से इस समय को यानी कि कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मगिरी इन मैसूर एंड नावदा टोली ऑन द नर्मदा आर सम ऑफ द सिटीज वेयर कॉपर एंड ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट हैव बीन डिस्कवर। यानी कि जो जगह अभी ऊपर आपको बताई, ब्रह्मगिरी, मैसूर और नावदा टोली, यहाँ पर बहुत सी कॉपर और ब्रॉन्ज की चीजें मिली है। Then there was the iron as in India. The Aryan used iron in so many ways. यानी कि कॉपर और ब्रॉन्ज के बाद में फिर लोहे की खोज हुई, यानी कि मनुष्य ने लोहे का आविष्कार करा या खोज करी। लेकिन ये काम किसने करा था? आर्यों ने, यानी कि आर्य लोग आने के बाद ही इसकी शुरुआत हुई। द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ मेटल इज एन इवेंट ऑफ ए ग्रेट इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ए मैनकाइंड. Metals were definitely more durable than stone, so they could be used for making stronger tools and implements. यानी मेटल के आविष्कार से उसको बहुत फायदा मिला, क्योंकि मेटल से बने हुए जो टूल्स होते हैं या औजार, हथियार, ये पत्थर से ज़्यादा मजबूत थे। अब आगे अपन पढ़ते हैं इनका रिलीजियस पैथ, यानी कि धार्मिक मान्यताएं क्या थी। इन द ओल्ड स्टोन मैन वाज ऑलवेज बिजी इन ए गैदरिंग हिज फूड एंड हंटिंग एनिमल्स। ही हैड नो टाइम टू थिंक अबाउट रिलीजियन। यानी कि पूर्व पाषाण युग में मनुष्य हमेशा इधर उधर घूमता रहता था, तो उसको धर्म के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। बट इन द नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट एज, थिंग्स हैड ग्रेटली चेंजेस। लेकिन नवपाषाण युग में बहुत बदलाव आया। He began to worship and promised power of nature like the sun god, the sky god and the earth gods. यानी कि अब उसने यानी कुछ जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक जो रूप से उसने देखे थे, उनको देवता के रूप में वो मानने लग गया। जैसे सूर्य को भगवान मानने लग गया, आसमान को, धरती को माता। इस तरह से यानी कि देवताओं को मानने का, देवी देवताओं को मानने की शुरुआत हुई। प्रेज ऑफर प्रेज एंड सैंग हम्स ऑफ देयर प्रेजेस। डेथ वाज स्टिल ए मिस्ट्री, सम रिगार्डिंग एट ए जर्नी इनटू अदर वर्ल्ड फ्रॉम वेयर नोबडी वेयर रिटर्न। द डेड मैन वेयर बरीड विथ ऑल सच थिंग्स दैट ए मैन वुड नीड ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी। यानी कि किसी की मौत हो जाती थी तो ये उनके लिए एक तरह से पहेली थी कि ये क्या होता है। वो सोचते थे कि यानी कि वो कोई दूसरी यात्रा पर जा रहे हैं, यानी कि मौत होने के बाद में वो कहीं जा रहे हैं, तो उनके साथ में यानी कि जो मरता था उसकी जो भी मनपसंद चीजें होती थी उसके साथ रख दी जाती थी, यानी कि उसके साथ में उसको भी गाड़ दिया जाता था या उसको जला दिया जाता था। तो ऐसी मान्यता था कि उनकी मान्यता थी कि मरने वाले को ये आगे मिल जाएगा, यानी कि अगले जन्म में मिल जाएगा, या फिर जहाँ वो जाएगा उसका जन्म होगा वहाँ वो उसको मिल जाएगी। तो इस तरह से अपन ने नवपाषाण युग के बारे में आज अध्ययन करा कि कैसे उसने एक की किसान और एक की गवाले के रूप में जीवन शुरू करा, जो कि पशुओं को पालता था, खेती करता था। तो आपको